तो अब हम देख लेते हैं ज़रा फुटिंग का डिज़ाइन, कि फुटिंग को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। देखिए फुटिंग तो आपकी दो तरह की होती है, एक होती है शैलो फाउंडेशन, एक होती है डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में भी कई तरह की फुटिंग होती है, आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, तो इस तरह से हमारे पास टाइप्स कई सारे हैं। लेकिन हमने सिर्फ डिज़ाइन के लिए चुना है पहले तो शैलो फाउंडेशन को। शैलो फाउंडेशन में भी जो अलग अलग तरह की फाउंडेशन है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ चुनाव किया है आइसोलेटेड फुटिंग का। आइसोलेटेड फुटिंग भी कई शेप्स की हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, लेकिन हमने चूज़ किया है रेक्टेंगुलर शेप। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया। आइसोलेटेड फुटिंग जो कि रेक्टेंगुलर शेप है उसको हम डिज़ाइन करने का देखेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, वही एज ओल्ड कंसेप्ट कि अगर हमको सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट डिज़ाइन करना है, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली उसमें कंक्रीट कितना लगेगा, स्टील कितना लगेगा, उसी की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी वही हिसाब किताब है। कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकलेगी, अगर आपको पता चल जाए कि लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ ये कितनी कितनी होगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फुटिंग की लेंथ कितनी है, फुटिंग की विड्थ कितनी है, फुटिंग की डेप्थ कितनी है, क्योंकि ये एक बार पता चल गया तो आप फॉर्मवर्क उतनी ही लेंथ और ब्रेड्थ और डेप्थ का लाओगे, उसको रख दोगे, फिर बस कंक्रीट उड़ेल दोगे तो काम बन जाएगा आपका। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि लेंथ और ब्रेड्थ कैसे निकलेगी। तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए आप सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी का यूज़ करोगे एंड यू विल यूज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट फार्मूला कि बेयरिंग कैपेसिटी इज़ नथिंग बट स्ट्रेंथ बोल सकते हो। तो स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो P/A, तो यहाँ से ये एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है डेप्थ ऑफ फुटिंग को कैसे निकालोगे, ये ट्रिकी चीज़ है और इसी में हम सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे जब हम फुटिंग की बात करते हैं। तो फुटिंग की डेप्थ निकालने के लिए हम 3 क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे। हम बेंडिंग मोमेंट का यूज़ करके एक बार डेप्थ निकालेंगे, फिर उसी डेप्थ को हम बेंडिंग मोमेंट का यूज़ करके डेप्थ निकालेंगे, वन वे शियर का यूज़ करके डेप्थ निकालेंगे, टू वे शियर का यूज़ करके डेप्थ निकालेंगे। कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब हमारी फुटिंग बेंडिंग मोमेंट में सेफ़ है या नहीं, उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज़ करके एक डेप्थ निकालेंगे। फिर हमारी फुटिंग वन वे शेयर में सेफ़ है या नहीं, उसका यूज़ करके डेप्थ निकालेंगे। फिर हमारी फुटिंग टू वे शेयर में सेफ़ है या नहीं, उसका यूज़ करके डेप्थ निकालेंगे। और फिर इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम डेप्थ होगी हम उसको यूज़ कर लेंगे। इस डेप्थ में जब आप कवर ऐड कर दोगे, जो कि फाउंडेशन के लिए 80 से 100 mm हम लेते हैं, तो हमारे पास टोटल डेप्थ आ जाएगी। ठीक है, अब ये मैंने अभी सिंप्लीफाइड वे में बताया। अब मैं थोड़ा सा और अंदर जाता हूँ। बेंडिंग मोमेंट से हमको सबसे पहले डेप्थ निकल जाएगी, उस डेप्थ को आप वन वे शेयर में यूज़ करो। अगर उस डेप्थ का यूज़ करके वन वे शेयर में आपकी फुटिंग सेफ़ आ जाती है तब कोई दिक्कत नहीं है। सपोज़ नहीं सेफ़ आती है तो आप डेप्थ इंक्रीज़ करो, राइट। अब सपोज़ क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट वाली डेप्थ ही चल गई आपकी, उससे आपका वन वे शेयर सेफ़ आ रहा था, तो अगेन बेंडिंग मोमेंट वाली डेप्थ को आप टू वे शेयर में यूज़ करो, देखो तब भी सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है तो फिर डेप्थ इंक्रीज़ करो। नाउ सपोज़ बेंडिंग मोमेंट वाली डेप्थ से वन वे शेयर में सेफ़ नहीं आता, तो आप जो बढ़ा के डेप्थ यूज़ कर रहे थे उस डेप्थ को टू वे शेयर में यूज़ करो। समझ गए। तो इस तरह से डेप्थ कैलकुलेशन ही मेन पार्ट है इसका। लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो एक स्टेप में निकल आएगा। डेप्थ निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट, वन वे शेयर और टू वे शेयर तीनों के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम डेप्थ आएगी, जो कि सेफ्टी प्रोवाइड करेगी इन तीनों एरियाज़ में, उसी को हम यूज़ करेंगे। तो कंक्रीट की लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ पता चल गई, तो कंक्रीट की क्वांटिटी निकल गई। नेक्स्ट क्या है कि हमको स्टील निकालना है भाई। तो स्टील में क्या पता करना है, आपको एरिया ऑफ स्टील पता करना है। अब देखो फुटिंग क्या है, ऐसा है, एक रेक्टेंगुलर सी चीज़ है, तो उसमें हम रेक्टेंगुलर फुटिंग कंसिडर कर रहे हैं, तो एक लेंथ बड़ी है एक छोटी है, तो लेंथ और ब्रेड्थ ऐसे दो है। तो लेंथ के पैरेलल्स बार डालेंगे और विड्थ के पैरेलल बार डालेंगे। ठीक है, लेंथ के पैरेलल जो बार्स हैं वो ऑलरेडी लंबे हैं, ये निमोनिक है, याद रखने के लिए ट्रिक है ये कि लेंथ के पैरेलल जो बार हैं वो तो ऑलरेडी लंबे हैं ना, तो उसमें ऐसा सेंट्रल बैंड, एज बैंड ये सब करने की क्या ज़रूरत है, वो तो ऑलरेडी बड़े हैं। ब्रेड्थ के अलॉन्ग क्या है, ब्रेड्थ के अलॉन्ग शॉर्ट बार्स आपके डले हुए हैं, तो वहाँ पे उन बार्स को आप दो टाइप में डिवाइड कर दोगे, एक सेंट्रल बैंड डिवाइड कर दोगे और एक साइड बैंड। सेंट्रल बैंड यानी जो बीच में डलेगा, तो जो बीच में डलेगा ना, रेक्टेंगुलर फुटिंग में आपको बेसिकली ये इंश्योर करना है कि सेंटर पर आपका एक स्क्वायर बन जाए बस। उसके अलावा जितना जितना साइड में बचेगा वहाँ बचे हुए बार्स डाल दो। ठीक है, तो सेंट्रल बैंड का आपको पता चल गया। विड्थ ऑफ द बैंड जब मैं बोल रहा हूँ तो सेंट्रल में आपको बस एक स्क्वायर बना लेना है। कैसे बनाओगे, सपोज़ फुटिंग L/B है, ठीक है, तो छोटी चीज़ क्या हुई, विड्थ हुई ना, तो बीच में जो सेंट्रल बैंड होगा वो विड्थ इंटू विड्थ, B/B जितना होगा। अब B/B जितना है तो विड्थ तो आपने पूरी ली ही है, लेंथ वाले साइड में सिर्फ B कंसिडर किया है, तो बचा कितना, L-B। अब ये दोनों साइड में मिलेगा तो L-B/2 ये साइड बैंड हो जाएगा, साइड बैंड L-B/2 इंटू B, और जो सेंट्रल बैंड हो जाएगा वो B/B का हो जाएगा। बस अब इसमें कितने बार्स डलने हैं ये आपको पता होना चाहिए, राइट।
तो ये हो गया कंसेप्ट, आपने कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल ली, स्टील की क्वांटिटी निकाल ली। फुटिंग के साथ एक थोड़ी सी ये बात भी है कि फुटिंग में आके कॉलम मीट करता है, तो जो कॉलम और फुटिंग का जंक्शन है ना वो क्रिटिकल हो जाता है, वहाँ पे आप एक बार थोड़ा सा बेयरिंग स्ट्रेस भी चेक कर लेना, राइट। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जब हम डेप्थ कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट वन वे शेयर और टू वे शेयर से, तो उसमें क्रिटिकल सेक्शन हमको दिमाग में रखना है। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन होता है एट द फेस ऑफ द सपोर्ट, वन वे शेयर के लिए क्रिटिकल सेक्शन होता है एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, टू वे शेयर के लिए क्रिटिकल सेक्शन होता है एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम फेस ऑफ द सपोर्ट, लेकिन वो सरकमफेरेंस के रूप में होता है, वो अभी मैं शो करूँगा कैसे है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता चल गया कि कैसे कॉन्क्रीट स्टील हम निकाल लेंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे बेयरिंग स्ट्रेस का एट द जंक्शन ऑफ कॉलम एंड फुटिंग। पार्ट ए पे आते हैं, शुरू करते हैं कि कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकलेगी, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ। तो इसके अंदर क्या है, वही दो स्टेप्स हैं कि पहले तो आप लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लो फुटिंग की, और दूसरा फिर आप डेप्थ निकाल लो, यही दो स्टेप्स हैं। तो पहले लेंथ और ब्रेड्थ देखते हैं कैसे निकलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी का यूज़ करेंगे। बेयरिंग कैपेसिटी यानी वो सॉइल की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ यानी एक तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस वाला ही फॉर्मूला लगेगा स्ट्रेंथ निकालने के लिए। अच्छा, अब तो जैसा मैंने क्या बताया कि सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, Q इज़ इक्वल टू P टोटल बाई एरिया। अब इसमें सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी, तो आप सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक अलग से एजेंसी हायर करोगे, कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे, उससे बोलोगे कि भैया सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी ज़रा बना के दो मुझे। तो बेयरिंग कैपेसिटी हो गई इज इक्वल टू P टोटल बाई एरिया। P टोटल बाई एरिया, एरिया आपको निकालना है फुटिंग का, ठीक है। P टोटल क्या हो गया, टोटल लोड। तो बेसिकली बात ये थी कि एरिया हमको निकालना है, तो यानी पी टोटल की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। पी टोटल क्या है, टोटल लोड है। टोटल लोड मतलब देखो, टोटल लोड का डायरेक्ट फॉर्मूला पहले मैं बता दूं, 1.2 टाइम्स पी। अब देखते हैं कि ये आया कैसे। देखो, टोटल लोड का मतलब ये है कि जैसे मैं ये फुटिंग अपनी इमेजिन कर रहा हूँ, तो इसमें कॉलम से जो ऊपर से लोड आ रहा होगा, दैट इज स्लैब का लोड बीम में ट्रांसफ़र हुआ, बीम से कॉलम में आया, राइट। तो एक लोड जो है वो कॉलम से जो आ रहा है फाउंडेशन पे, और दूसरा क्या है, फाउंडेशन का सेल्फ वेट भी तो है। तो देखो, जो कॉलम से लोड आ रहा है वो तो आपको पता होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन जो सेल्फ वेट है फाउंडेशन का वो कैसे लिया जाए, तो वो हमने अपने आप अज्यूम कर लिया कि भाई जो भी कॉलम का लोड है ना, उसका 10 to 20% ही है हमारा फाउंडेशन का सेल्फ वेट, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो अब देखो, आप इसको ऐड करोगे P प्लस 0.2 P, तो हो जाएगा P टोटल 1.2 P। अब बस हो गया, Q आपको गिवन है, P टोटल आपका 1.2 P हो गया, यहाँ से एरिया आ गया। अब इस सपोज आपको रेक्टेंगुलर फुटिंग देनी है, एरिया आपका आ गया कितना, 20 मीटर स्क्वायर। तो आप कितने की फुटिंग दोगे, 4/5 की, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ ऐसे चूज़ करोगे, उसको मल्टीप्लाई करने पे एरिया आ जाए। तो ये आपके पास आ गई कंक्रीट में लेंथ और ब्रेड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है कि भाई डेप्थ कैसे निकालेंगे फुटिंग की। तो अगेन जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेप्थ ऑफ फुटिंग इज़ फाइनलाइज सच दैट फुटिंग आपकी सेफ हो बेंडिंग मोमेंट में, वन वे शेयर में और टू वे शेयर में। इन तीनों के करस्पॉन्डिंग आप वो डेप्थ निकालिए जिससे कि ये सेफ़ हो जाए इन तीनों एरियाज़ में, और फिर उन तीनों डेप्थ में से जो भी मैक्सिमम डेप्थ है वो आप चूज़ कर लोगे, वही आपके फुटिंग की डेप्थ होगी। इस डेप्थ में आप कवर ऐड कर दो 80 से 100 mm का, तो आपकी टोटल डेप्थ आ जाएगी। तीनों ही केसेस में बेंडिंग मोमेंट, वन वे शेयर, टू वे शेयर, इन सब में आपको क्रिटिकल सेक्शंस देखने हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बेंडिंग मोमेंट देखो, अब ये कॉलम है, इसमें ये देखो जस्ट फेस ऑफ द कॉलम पे क्रिटिकल सेक्शन लिया है। ये है वन वे शेयर, वन वे शेयर में कहाँ है, ये है कॉलम, कॉलम से एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सपोर्ट आपने लिया है वन वे शेयर का। अब नेक्स्ट देखते हैं टू वे शेयर। ये देखो, टू वे शेयर में आपने कैसे लिया है, कॉलम से एट अ डिस्टेंस d/2, लेकिन ये चारों डायरेक्शन में है, ठीक है। जब d कम कर दिया है, d/2 कर दिया है, तो उसको हर जगह बढ़ा दो ना। यहाँ पे तो ऑलरेडी d है, तो एक ही साइड लिया, ये याद करने के लिए था। एनीवे, तो ये आपने क्रिटिकल सेक्शंस देख लिए ना। अब देखते हैं कि कैसे करना है, एक एक पे आते हैं। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से हम देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट में सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमको फुटिंग की कितनी डेप्थ देनी पड़ेगी। भाई देखो, डेप्थ से थोड़ा सा बताता हूँ। डेप्थ का कंसेप्ट क्या है, डेप्थ मतलब जितनी ज़्यादा फुटिंग की डेप्थ बढ़ेगी, मतलब उतना ज़्यादा कंक्रीट बढ़ रहा है ना, जितना ज़्यादा कंक्रीट आप डालोगे उतना ज़्यादा लोड ले पाएगा, बस यही कंसेप्ट है। एनीवे, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए चेक करना है। तो बेंडिंग मोमेंट में सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे, डिज़ाइन एक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू डिज़ाइन स्ट्रेंथ। डिज़ाइन एक्शन क्या है कि जो भी एक्सटर्नल लोड आ रहा है उसके कारण कितना मोमेंट आ रहा है, और डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटिंग सेक्शन आप अज्यूम कर लो बैलेंस सेक्शन, तो 0.138 FC के BD² फॉर Fe415। अच्छा, क्योंकि मैंने रेक्टेंगुलर फुटिंग यहाँ पर कंसिडर किया है, इसका मतलब क्या है कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब दोनों ही डायरेक्शन में अलग अलग बेंडिंग मोमेंट आएंगे। सपोज़ मैं स्क्वायर फुटिंग लेता तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों साइड में सेम, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होती है स्क्वायर की तो सारी साइड सेम होती है ना, तो इसलिए इक्वल लोड आता उसमें
एक्स एक्स और वाई वाई से, तो वहाँ एक ही मोमेंट निकालना होता। स्क्वायर वाला केस सिंपल हो जाता है, इसलिए रेक्टेंगुलर वाला बताया जो कि थोड़ा टिपिकल है। तो उसमें एम यू लिमिटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, उसका तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर फॉर एफ ई 415। जो एक्सटर्नल लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वही हमको निकालना है, तो हम देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो जैसा बताया कि बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, एट द फेस ऑफ द कॉलम, कॉलम के फेस होगा, फेस पे होगा। तो अब देखो इसको देखते हैं, ये कॉलम हो गया, कॉलम की डायमेंशन ए इंटू बी है, ये हमारी फुटिंग हो गई लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाली डायमेंशन की, जो कि हम पहले स्टेप में निकाल चुके हैं। अब कॉलम का फेस ये है और ये है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम थोड़ी होगी, इसीलिए इस लेंथ के कारण जो बेंडिंग मोमेंट आएगा एक्स एक्स पे, और इस लेंथ के कारण जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वाई वाई पे, ठीक है, उसी को हम देखेंगे अलॉन्ग वाई वाई, अबाउट वाई वाई, ठीक है। इनको हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट कैसे किया जाए, राइट। तो मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट कौन सा करेगा, यूँ करेगा, तो ये 1 वाला पार्ट। वाई वाई के अबाउट मोमेंट कौन सा करेगा, यूँ, यानी ये 2 वाला पार्ट। अब देखते हैं इसको लिया कैसे है। हमने क्या किया, विड्थ तो कितनी भी हो सकती है, तो हमने 1 मीटर की विड्थ ले ली है, ठीक है। अब फेस ऑफ द सपोर्ट के बियॉन्ड इधर ये पूरा जो ब्लू वाला रीजन है वही एक्स पे मोमेंट लगाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली फॉर्मूला लगाना है W इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। ये कैंटिलीवर की तरह एक्ट करेगा ना। तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है लोड इंटू डिस्टेंस। तो आप देखो W मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरा लोड लग रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस है, सपोज x है। अब ये इसके सेंटर पे अज्यूम करोगे तो इंटू एक्स बाई 2, तो इसलिए W एक्स स्क्वायर बाई 2 ही आएगा आपका मोमेंट। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि अब हम ये W और X कैसे निकालें। तो X पे मैं बाद में आता हूँ, X निकालना आसान भी है, हम पहले देख लेते हैं कि W कैसे निकालें यहाँ के लोड की कैलकुलेशन के लिए। तो W यानी लोड हो गया। अब लोड कैसे निकालोगे आप, W हो जाएगा लोड पर यूनिट एरिया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि P बाई ए लगाओगे तो P बाई ए तो यहाँ पे भी लगाया था, तो ये बेयरिंग कैपेसिटी नहीं हो जाएगी। तो नहीं, क्यों नहीं होगी, बेयरिंग कैपेसिटी में आप P टोटल बाई एरिया का यूज़ कर रहे थे, जबकि यहाँ पे जो लोड कैलकुलेशन है वहाँ पे सिर्फ आप P बाई ए का यूज़ करोगे। क्वेश्चन ये उठता है कि PT और P में अंतर क्या है। तो PT था हमारा टोटल लोड, जहाँ कॉलम से जो लोड आ रहा है वो भी ले रहे थे और सेल्फ वेट भी ले रहे थे फाउंडेशन का। लेकिन यहाँ पर P क्या है, P सिर्फ और सिर्फ कॉलम लोड जो है वो है, यहाँ पे हम सेल्फ वेट नहीं कंसिडर करेंगे फुटिंग का, समझ गए। तो एक तरह से P PT से कम है, P क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम से आता हुआ लोड। तो अब आप समझ गए, P बाई ए करो, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो W पता चल गया, ठीक है। अब UDL के कारण बेंडिंग मोमेंट कहाँ था कि इस कैंटिलीवर पोर्शन में W एक्स स्क्वायर बाई 2, तो W पता चल गया आपको P बाई ए से, P जहाँ सिर्फ कॉलम लोड है। अब पता करो X कितना है, X क्या है आपकी, ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये यहाँ से यहाँ तक लेके B है, अभी B है, तो अगर B बाई 2 करोगे तो कॉलम के आधे तक पहुँचोगे, ठीक है। अब उसमें से भी जो स्मॉल b बाई 2 कर दोगे, B बाई 2 माइनस स्मॉल b बाई 2, तो ये आ गया इस ब्लू वाले पोर्शन की लेंथ, इसी ठीक है। तो आपके पास मोमेंट आ गया ना, मोमेंट कितना हो गया, W एक्स स्क्वायर बाई 2, W आपने ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया है P बाई ए से, जहाँ P सिर्फ कॉलम लोड है, और X आपका कैसे आ गया, कैपिटल B बाई 2 माइनस स्मॉल b बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये नीचे का 2 है, कॉमन हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, तो W नॉट इंटू B माइनस स्मॉल b का होल स्क्वायर बाई 8। ये एक तरह से WL स्क्वायर बाई 8 टाइप ही तो फॉर्मूला हो गया। इसी तरह आप क्या करोगे, वाई वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट आ रहा है वो निकाल लो, तो M वाई वाई क्या हो जाएगा, W नॉट L माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। दोनों एरिया 1-1 मीटर विड्थ के आपने कंसिडर किए हैं, ठीक है। अब देखो ये जैसा 1 है, ये एरिया है, तो एरिया में एक ये लेंथ हो जाएगी, एक ही ब्रेड्थ हो जाएगी ना। तो इसकी ये वाली लेंथ x हो गई B बाई 2 माइनस स्मॉल b बाई 2, और ये हमने 1 मीटर एज्यूम कर ली। समझ में आ गया। तो ये हो गया MXX और MYY। तो आप क्या करोगे, सपोज़ ये मोमेंट आ गया आपका 100 किलो न्यूटन मीटर और ये आ गया 200 किलो न्यूटन मीटर आ गया। तो अगर ये डिज़ाइन एक्शन है तो अगर आप 200 के लिए डिज़ाइन करोगे तो 100 के लिए ऑटोमेटिकली सेफ होगा। मतलब MXX और MYY में से जो मैक्सिमम होगा उसको आप चूज़ कर लोगे। तो आपका क्या आ गया, डिज़ाइन एक्शन आ गया। अब इसको डिज़ाइन स्ट्रेंथ के आप बराबर कर दो। डिज़ाइन स्ट्रेंथ के बराबर करना यानी जो भी मोमेंट आया, सपोज़ 200 आ गया एक्सटर्नल लोड के कारण, तो इसको बराबर कर दिया 0.138 FC के BD स्क्वायर से। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम मोमेंट डिवाइडेड बाई 0.138 FC के B। तो यहाँ से आपकी डेप्थ आ गई। तो ये बेंडिंग मोमेंट, मतलब अगर इतनी डेप्थ आप दोगे अपनी फुटिंग की तो उस पर जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है कॉलम लोड के कारण वो झेल जाएगी फुटिंग। अब देखते हैं क्या यही डेप्थ जो हमने फुटिंग के लिए दी है बेंडिंग मोमेंट,
की सेफ्टी के लिए, क्या इतनी ही डेप्थ से हमारा वन वे शेयर और टू वे शेयर में भी सेफ़ हो जाएगी फुटिंग? तो वो एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम देखते हैं वन वे शेयर के लिए। तो वन वे शेयर में अगर हम देखें तो कंसेप्ट वही है, डिज़ाइन एक्शन लेस देन इक्वल टू डिज़ाइन स्ट्रेंथ। तो डिज़ाइन एक्शन क्या है कि एक्सटर्नल लोड के कारण कितनी शेयर स्ट्रेस आ रही है, और डिज़ाइन स्ट्रेंथ टाउ सी होता ही है कॉन्क्रीट के लिए, ठीक है। अब देखो डिज़ाइन एक्शन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लोड के कारण जो शेयर स्ट्रेस आ रही है हो जाएगा लोड पर यूनिट एरिया। लोड क्या हो गया, VU डिवाइडेड बाई एरिया, लोड यानी शेयर फोर्स हो गया VU डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया क्या होगा B/D। अब चेक करते हैं ये कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कि वन वे शेयर के लिए क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है। तो अगेन क्रिटिकल सेक्शन जो होता है वन वे शेयर के लिए वो होता है एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। तो ये देखो ये फेस ऑफ द कॉलम है, यहाँ से D डिस्टेंस पे लिया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है इसलिए ये और ये बराबर नहीं है, इसलिए इस साइड भी लेना पड़ेगा, इस साइड भी लेना पड़ेगा। तो ये देखो कॉलम से हमने D पे लिया और इस एरिया को ब्लू शेड कर दिया, इधर से भी D पे लिया और ब्लू शेड कर दिया। अगेन वही एरिया लेंगे, यहाँ पे 1 मीटर विड्थ को कंसिडर करेंगे, मतलब इस लेंथ को आपको निकालना है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो गया कैपिटल B, इसका आधा किया ये हो गया B/2, इसमें से स्मॉल B/2 माइनस किया, कॉलम के फेस तक पहुँचे, उसमें से स्मॉल d माइनस किया, तो ये लेंथ आ गई। अब ये लेंथ इंटू 1 मीटर, ये हो गया बस आपका एरिया, ठीक है। इसी तरह इसको यहाँ पे लगाओगे तो L/2 माइनस A/2 इंटू स्मॉल d आ जाएगा। तो अब देखते हैं, तो आपका VU क्या हो जाएगा, मतलब टाउ V क्या था, VU/BD। तो VU क्या हो गई, शेयर फोर्स हो गई ना। तो शेयर फोर्स क्या है, जैसे हमने बेंडिंग मोमेंट x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट अलग अलग निकाला था, उसी तरह शेयर फोर्स आप निकालो x और y एक्सिस के अबाउट अलग अलग। तो ये देखो कैंटिलीवर पोर्शन है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स कितनी हो जाएगी, W/X। तो W/X हो जाएगी। तो W तो आप निकाल चुके हो P/A से, जहाँ P को सिर्फ कॉलम लोड कंसिडर किया था। अगली चीज़ है X यानी लेंथ। तो मैं लेंथ की कैलकुलेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस ब्लू कलर का जो पोर्शन है इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल B/2 माइनस स्मॉल b/2 माइनस D। तो ये आ गई, ये आई थी किसके, x एक्सिस के अबाउट जो शेयर लग रही है। इसी तरह y एक्सिस के अबाउट जो शेयर लग रही है वो आ जाएगी W/L/2 माइनस A/2 माइनस D। अब एक चीज़ तो ऑब्वियस है, लेंथ आपकी विड्थ से ज़्यादा है, लेकिन A और B में भी आ जाएगा, तो चलो ठीक है कोई नहीं। लेंथ B से ज़्यादा है तो इस हिसाब से VY VX से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन A और B भी तो है, तो इसलिए इसको ठीक है आप कैलकुलेट करो ऐसे अलग अलग, और फिर इन दोनों में से जो भी शेयर फोर्स मैक्सिमम आए, सपोज x एक्सिस के अबाउट आ गई 10 न्यूटन, y एक्सिस के अबाउट आ गई 20 न्यूटन, तो 20 ज़्यादा है ना, तो उस शेयर फोर्स का यूज़ करके डिज़ाइन कर दो। डिज़ाइन एक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू डिज़ाइन स्ट्रेंथ। सपोज एक्सटर्नल लोड के कारण ये जो शेयर स्ट्रेस आ रही है टाउ ई, अगर ये टाउ सी से कम है, एक सेकंड मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नहीं बताई, ये तो शेयर फोर्स का कैलकुलेशन हुआ टाउ इज इक्वल टू VU/BD में, जो B है विड्थ आपने ले ही लिए 1000 mm 1 मीटर, यानी D कौन सा लेंगे, डेप्थ कौन सी लेंगे, तो डेप्थ हम वही वाली लेंगे जो हमने बेंडिंग मोमेंट चेक, जब बेंडिंग मोमेंट स्टेप किया था बेंडिंग मोमेंट चेक, तो वहाँ से जो डेप्थ निकलेगी हमने वही वाली डेप्थ यूज़ करके निकाला है टाउ वी को, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला स्टेप, वन वे शेयर वाला स्टेप बेंडिंग मोमेंट वाले स्टेप से लिंक्ड है। एनीवे, तो अब अगर हमारे ये जो एक्सटर्नल लोड के कारण आ रही शेयर स्ट्रेस है टाउ वी, ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ से कम है, तब तो हमारा कंक्रीट झेल जाएगा। इसका मतलब जो हमने बेंडिंग मोमेंट चेक वाली डेप्थ ली थी, मतलब जो डेप्थ से हमारा बेंडिंग मोमेंट में सेफ हो जा रहा था, वही डेप्थ सफिशिएंट है वन वे शेयर में भी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। लेकिन सपोज़ एक्सटर्नल लोड के कारण जो शेयर स्ट्रेस टाउ वी आ रही है, ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा है, शेयर स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा है, तो फिर ये सही नहीं है ना, तब तो फेल हो जाएगा वन वे शेयर में, इसलिए हमको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। तो रीडिज़ाइन कैसे करोगे, रीडिज़ाइन में यही करना है ना, टाउ वी को किसी तरह टाउ सी से कम बनाना है। तो कैसे बनाओगे, टाउ वी होता क्या है, VU/BD, VU और B के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो डेप्थ बढ़ा दो आप, डेप्थ बढ़ाओगे तो टाउ वी घट जाएगा। तो आप क्या कर दो, डेप्थ बढ़ा दो, मतलब बेंडिंग मोमेंट चेक से जो डेप्थ आई है उससे ज़्यादा डेप्थ आप यूज़ करोगे। अब इसी डेप्थ का यूज़ करके आप टू वे शेयर में यूज़ करना, ठीक है। और सपोज बेंडिंग मोमेंट वाली डेप्थ से ही काम चल जा रहा था, सेफ हो जा रहा था वन वे शेयर में, तो उस डेप्थ को यूज़ कर लेना टू वे शेयर के लिए, ठीक है। एनीवे, अब टू वे शेयर में देख लेते हैं। टू वे शेयर में भी सेम कंसेप्ट है, डिज़ाइन एक्शन डिज़ाइन स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। डिज़ाइन एक्शन यानी एक्सटर्नल लोड के कारण जो टू वे शेयर आ रही है, ठीक है। टू वे शेयर को आप बोलते हो पंचिंग शेयर भी, ठीक है। तो पंचिंग शेयर क्या हो जाएगा, पंचिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन उस एरिया का, सॉरी वो वाला एरिया जो कि रेजिस्ट कर रहा है इस पंचिंग शेयर को। तो ये सब पता करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कौन सा एरिया है। वो कैसे पता चलेगा, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है टू वे शेयर के लिए। तो टू वे शेयर के लिए क्रिटिकल सेक्शन होता है कॉलम से एट अ डिस्टेंस D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। लेकिन ये चारों साइड होता है। बेंडिंग मोमेंट में फेस ऑफ द सपोर्ट पे,
वन वे शेयर में एट अ डिस्टेंस डी, लेकिन वो एक ही साइड थे। पंचिंग शेयर की क्या खासियत है, ये चारों ओर से पंच करती है, इसलिए हमने चारों ओर वाला एरिया लिया है। तो अब देखो जो ये वाला एरिया होगा ब्लू वाला, इससे वो पंच करेगा और इसको रेजिस्ट कौन सा करेगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देख लेते हैं नेट पंचिंग फोर्स कितनी होगी। नेट पंचिंग फोर्स कितनी होगी, डब्ल्यू यू इंटू एल इंटू बी माइनस ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी। मतलब क्या हुआ कि जो आपका लोड आ रहा था, डब्ल्यू निकाला था ना आपने, सिर्फ और सिर्फ कॉलम का लोड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द फुटिंग, तो वो तो स्ट्रेस आ गई, उस स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तब फोर्स आएगी ना। तो उस स्ट्रेस को जब आप लेंथ इंटू ब्रेड से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी फोर्स आ जाएगी, माइनस उसमें से डब्ल्यू इंटू ए प्लस डी यानी ये ब्लू वाला पोर्शन, इसका एरिया आप माइनस कर दो। तो ए तो आपका क्या हो गया, ए हो गया आपका ये d/2 ये d/2 ये, तो a प्लस डी, उसी तरह b ये d/2 ये d/2 ये, तो ये b प्लस डी, राइट। तो कितना लोड आ गया, डब्ल्यू इंटू एल इंटू बी माइनस ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी। अब ये डब्ल्यू यू इंटू एल इंटू बी, इसको करोगे तो आपका पी यू ही आ गया ना, जो आपने कैलकुलेट किया था। तो वैसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो। तो ये आ गई नेट पंचिंग फोर्स। अब इसको कौन सा एरिया रेजिस्ट कर रहा है, इसको यही वाला एरिया तो रेजिस्ट कर रहा है। तो इस वाले एरिया को निकालोगे कैसे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ हो जाएगी पेरीमीटर और डेप्थ हो जाएगी जो भी डेप्थ ऑफ द सेक्शन है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इस ब्लू वाले का। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, कॉलम ए है d/2 ये a प्लस डी, इसी तरह ये b प्लस डी। तो पेरीमीटर 2 इंटू ए प्लस बी, दैट इज़ 2 इंटू ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी इंटू डेप्थ जो है उसकी d। तो जब आपने इस फोर्स को डिवाइड किया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो आपको आ गया एक्सटर्नल लोड के कारण पंचिंग शेयर कितनी लग रही है। अब डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट वाले केस में आपको याद है डिज़ाइन स्ट्रेंथ आपने बैलेंस सेक्शन अज्यूम करके 0.138 FC के BD² यूज़ कर लिया Fe415 स्टील के लिए। जब आप वन वे शेयर के लिए गए तो वहाँ पे सिंपली आपने कंक्रीट की जो शेयर स्ट्रेंथ है उसका यूज़ कर लिया। टू वे शेयर में जो आपने स्ट्रेंथ का यूज़ करना है वो क्या है, पंचिंग स्ट्रेंथ को रेजिस्ट करने के लिए कितनी स्ट्रेंथ है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा। जैसे जो शेयर स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो तो आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट के करस्पॉन्डिंग मिल जाएगी, लेकिन पंचिंग शेयर के को रेजिस्ट करने की जो ताकत है कंक्रीट में वो आपको फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या है, टाउ सी पी इज़ इक्वल टू के बी इंटू 0.25 अंडर रूट एफ सी के। तो यहाँ पे 0.25 कांस्टेंट हो गया, एफ सी की ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ के बीटा क्या है वो नहीं पता है। तो के बीटा का भी फॉर्मूला है अपना, के बीटा क्या है, आधा प्लस बी/ए मतलब क्या हो गया, ये कॉलम की डायमेंशन है, ठीक है। तो आधा प्लस कॉलम की एक डायमेंशन डिवाइडेड बाई दूसरी डायमेंशन, तो के बीटा इज इक्वल टू 0.5 प्लस b/a। अब ये वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका, सपोज़ कैलकुलेट करने पे के बी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, के बी की वैल्यू 1.2 आ जाती है। तो आप क्योंकि ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता तो इसका मतलब के बीटा की वैल्यू आप सिर्फ 1 ले लेना, राइट। तो आपने डिज़ाइन स्ट्रेंथ टाउ सी पी को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, डिज़ाइन एक्शन टाउ वी पी इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों को आप कंपेयर करो, डिज़ाइन एक्शन डिज़ाइन स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए, यानी एक्सटर्नल लोड के कारण जो पंचिंग शेयर आ रही है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए। तो अगर कम हुई तब तो सही है। तो सही है मतलब ये देखो, ये जो डेप्थ आपने यूज़ की है यहाँ पे, ये वही वाली डेप्थ यूज़ की होगी ना। अगर बेंडिंग मोमेंट में वन वे शेयर सेफ हुआ होगा, या आप ऐसे अज्यूम कर लो बेंडिंग मोमेंट चेक से एक डेप्थ निकली होगी, वन वे शेयर से एक डेप्थ निकली होगी, उन दोनों डेप्थ में जो मैक्सिमम होगा वो डेप्थ आपने यूज़ की है। तो इससे ये पता चल जाएगा क्या इस डेप्थ से आपका टू वे शेयर में भी सेफ़ हो जा रहा है कि नहीं। अगर सेफ़ हो रहा होगा तो टाउ वी पी टाउ सी पी से कम होगा, अगर नहीं सेफ़ हो रहा होगा तो यानी जो एक्सटर्नल लोड के कारण पंचिंग शेयर है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ से ज़्यादा है। तो अगेन एक ही तरीका है, टाउ वी पी को कम कर दो। टाउ वी पी को कम कैसे करोगे, देखो टाउ वी पी के फॉर्मूले में नीचे डी आ रहा है ना, तो इस डी को बढ़ा दो तो टाउ वी पी अपने आप घट जाएगा। तब तक घट जा दो जब तक टाउ सी पी से कम ना हो जाए, बस। तो एक तरह से क्या हुआ कि आपने निकाल लिया बेंडिंग मोमेंट में फुटिंग सेफ रहे तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी डेप्थ होनी चाहिए, d1। वन वे शेयर में कितनी सेफ होनी चाहिए उसके लिए d2, और टू वे शेयर में कितनी सेफ होनी चाहिए उसके लिए d3। इन तीनों में से जो मैक्सिमम डेप्थ हो जाएगी वो आपकी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हो गई, फुटिंग हो गई। अब इस इफेक्टिव डेप्थ में आप कवर जोड़ दो जो कि 80 से 100 mm हम चूज़ करते हैं फुटिंग के लिए, तो आपकी टोटल डेप्थ आ गई, राइट। अच्छा, तो ये आपका जैसे ही टोटल डेप्थ आई तो ये पूरी जान टोटल डेप्थ के लिए तो लगा दी, लेंथ और ब्रेड्थ तो एक ही स्टेप में आ गई थी बेयरिंग कैपेसिटी से, जहाँ पे टोटल लोड कंसिडर किया था। तो लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ तीनों आ गई, कंक्रीट का काम ख़त्म। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें स्टील भी तो निकालना है, फुटिंग में स्टील कितनी पड़ेगी,
तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, हमने कंसिडर किया है रेक्टेंगुलर फुटिंग का केस। अगर स्क्वायर फुटिंग का केस कंसिडर करते तो लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती, तो वहाँ पे हमको बैंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर फुटिंग कंसिडर की है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं है, इसलिए हमको बैंड बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन ये है कहाँ पे आप बैंड बनाओगे? देखो, लेंथ के पैरेलल जो बार डलेंगे ऐसे, वो तो ऑलरेडी बड़े हैं, लेंथ ब्रेड से बड़ी है ना, तो लेंथ के पैरेलल जो बार डलेंगे वो तो ऑलरेडी बड़े हैं, तो यहाँ पे बैंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विड्थ यानी ब्रेड्थ जो है, इसके पैरेलल जो बार्स डलेंगे वो छोटे हैं, तो यहाँ पे आप बैंड बनाने की कोशिश करोगे। बैंड बना क्यों रहे हैं हम? देखो, बैंड इसलिए बना रहे हैं कि जो सेंटर में है ना, सेंटर में हमको किसी भी तरह एक स्क्वायर पोर्शन चाहिए। कैसे बनाओगे स्क्वायर पोर्शन? ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये ज़्यादा है, ये कम है। अब इतनी ज़्यादा लेंथ यहाँ पे तो ला नहीं सकते कि L/L का बना दो, लेकिन आप ये कर सकते हो, इतनी छोटी विड्थ को यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो ये B है ना, तो आप लेंथ में भी सिर्फ B ही जितना पोर्शन ले लो। तो अगर यहाँ पे B लोगे तो ये बीच में पिंक कलर का जो पोर्शन हो गया, ये B × B डायमेंशन का हो गया, तो बीच में स्क्वायर बन गया। बस यही कंसेप्ट है आपका। तो हम क्या देख रहे हैं? हम पहले देख रहे हैं स्टील क्वांटिटी पैरेलल टू ब्रेड्थ, कि ब्रेड्थ के पैरेलल जो स्टील बनेगा उसकी क्वांटिटी कैसे निकालनी है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम MXX का यूज़ करके, ठीक है। दैट इज़ मोमेंट अबाउट सेक्शन परपेंडिकुलर टू ब्रेड्थ इज़ कंसिडर्ड। अच्छा, तो अभी एक एक चीज़ करके आते हैं, ठीक है। मोमेंट पे हम बाद में जाएंगे, पहले मैंने आपको बैंड का बता दिया। ब्रेड्थ के पैरेलल हम जा रहे हैं, तो ब्रेड्थ के लॉन्ग छोटे बार्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर सेक्शन बनाने की कोशिश की है। तो पिंक वाला पोर्शन B × B विड्थ का हम बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये भी B है, हमने मतलब ये तो B है ही, और लेंथ में भी हमने B वाला पोर्शन ही कंसिडर किया है, तो ये कितनी लेंथ बची? अगर ये B है और ये L है, तो L-B/2, तो इतनी हो गई साइड विड्थ की, साइड बैंड की। तो एक तरह से सेंट्रल बैंड की एरिया हो गया B × B। जो साइड बैंड है उसकी ये वाली विड्थ कितनी बची? L-B/2 इंटू ये तो B है ही, तो इसका एरिया हो गया। तो अभी समझ में आ गया कि विड्थ के पैरेलल जो डलेगा उसमें कैसे सेंट्रल बैंड और साइड बैंड की विड्थ कितनी होगी, एरिया कितना होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि इसको प्रोवाइड कैसे करना है यार। अच्छा, कि मतलब हम देखो, स्टील निकालने में कंसेप्ट क्या है? डांस बार्स ना, डाया, एरिया, नंबर ऑफ बार और स्टील, यही निकालनी है। तो हम क्या देखते हैं, एरिया ऑफ स्टील पहले देखते हैं। एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं? तो उसका वही एरिया ऑफ स्टील आप निकालते हो M = T × Z करके। टेंशन आपकी 0.87 Fy × AST, D Z होता है D-0.42 × XU। XU निकालना नहीं है, तो XU की वैल्यू C से पुट करनी पड़ेगी 0.36 FCkB × XU। तो ये बहुत खिचड़ी मच जाएगी इतना करने में, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया। AST = आधा 0.5 × FCk/Fy, दैट इज़ कॉन्क्रीट बाई स्टील, इंटू 2 बार 1 में से माइनस 1 - √1 - 4.6 MU / FCkBD² × BD। कैसे? कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इंटू 1 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो ये भी कांस्टेंट, तो ये जब ये सारा कांस्टेंट है तो एरिया की डायमेंशन कैसे आएगी? B × D से, ठीक है। ये देखो, एनीवे, तो अब इसमें इंडिविजुअली देखते हैं कौन सी क्वांटिटी कैसे निकलेगी। ये तो कांस्टेंट है, ग्रेड ऑफ स्टील और कंक्रीट पता ही चल जाएगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। बात फाई M कैसे निकालोगे? MU जो है कौन सा चूज़ करेंगे? क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है, तो X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों के अलॉन्ग अलग अलग निकलेगा ना बेंडिंग मोमेंट। तो हम कौन सा लें? X एक्सिस के अलॉन्ग जो बेंडिंग, X एक्सिस के अबाउट जो बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, ये Y एक्सिस के अबाउट। तो देखो, बहुत ही आसान है भाई, दो ही बार तो हैं आपके, एक ऐसे बार डालेंगे और एक ऐसे बार डालेंगे, दोनों को अज्यूम कर लो। X एक्सिस के अबाउट जो बेंडिंग होगी वो यूँ होगी ना, यूँ। अच्छा, अब अगर इस बार को देखें हम, तो ये बार कैसे होगा? ये बार ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। अब सपोज़ इस बार को देखो और उस पर आपने ऐसे लगाया मोमेंट, तो जो बार ऐसे रखी हुई है उस पर अगर आपने ऐसे मोमेंट लगा दिए तो ये तो बस रोल कर जाएगा ना। तो क्या हो सकता है कभी ऐसा कि X एक्सिस के अबाउट जो ऐसे मोमेंट आ रहा है उसको लेंथ के पैरेलल जो ऐसे बार रखा हुआ है वो रेजिस्ट कर पाए? नहीं, वो तो सिंपली मुड़ जाएगा ना। लेकिन अगर आप इस बार को देखो जो X एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है यानी यूँ, और अब देखो X एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट क्यों आ रहा है, तो अब ये क्या करेगा? ये मोमेंट इस बार को ऐसे मोड़ने की कोशिश करेगा, तो अब बार इसको रेजिस्ट कर सकता है। मतलब ये बार इस मोमेंट के कारण सिंपली रोल कर जाएगा, लेकिन इस मोमेंट के कारण ये बार क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा उसको। तो इसीलिए X एक्सिस के परपेंडिकुलर जो बार डल रहे हैं वही उस मोमेंट को रेजिस्ट कर पाएंगे। तो क्योंकि अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टील जो कि
पैरेलल दे रहे हैं ना विड्थ के, उस स्टील को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये स्टील सिर्फ इस मोमेंट को रेजिस्ट कर पाएगा, इस मोमेंट को नहीं। कितना आसान है यार जानना। आपकी ये लेंथ है, दो ही मोमेंट हो सकते हैं, या ऐसे या ऐसे, तो किसको रेजिस्ट करेगा? ऐसे वाला तो इसको पलट देगा, तो यानी इसी को रेजिस्ट कर पाएगा। यानी विड्थ के पैरेलल जब हम स्टील देंगे तो उसमें हम MUX को कंसिडर करेंगे। तो बस यहाँ से एक काम ये बन गया, डिवाइडेड बाई FC की। तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हमको पता होगा, B/D। विड्थ आप ले लोगे 1 मीटर की, और डेप्थ आपने निकाल ली किससे? बेंडिंग मोमेंट 1 वे शेयर और 2 वे शेयर के एक चेक से। तो यहाँ से आ गया आपका एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, अब डेंस बार्स, डाया, एरिया, नंबर ऑफ बार और स्पेसिंग, ये पता करनी होती है। तो एरिया आ गया। अब अगली चीज़ देख लेते हैं, डाया ऑफ बार और नंबर ऑफ बार्स। तो टोटल एरिया ऑफ स्टील जो है ये आपके पास सपोज़ कितना आ गया? 1200 mm²। तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना डाया कितना देना है। तो सपोज़ मैंने 12 mm डाया का चूज़ कर लिया, तो एक 12 mm का डाया का जो स्टील बार है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन π/4 × 12² यानी डाया का स्क्वायर। अब ऐसे कितने बार देने हैं? n बार देने हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। अब ये स्टील जो है ये विड्थ के पैरेलल दे रहे हो ना, विड्थ के पैरेलल, तो ये थ्रू आउट लेंथ है, इसीलिए हमने इसको बराबर कर दिया L × AST के। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे n × π/4 × φ² = L × AST, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा? n की वैल्यू आ जाएगी, n = L × AST डिवाइडेड बाई π/4 × डाया का स्क्वायर। तो इससे क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ बार्स आ गए आपके। ठीक है, कि कितने बार्स आपको लगेंगे। एनीवे, अब ये जितने भी बार्स आए आपके पास, यहाँ पे खैर मेरे को एक कन्फ्यूजन है यार, जब एरिया ऑफ स्टील आपको पता है तो आप क्यों नहीं n × π/4 × डाया का स्क्वायर को इसके बराबर कर देते? अगर आप डायरेक्ट इसके बराबर कर देते, डाया आप अज्यूम कर लेते, तो n वहाँ से भी आ जाता। तो इसमें L × AST करने की क्या ज़रूरत है, ये मुझे नहीं समझ में आई, बट ठीक है। अच्छा, मैं समझ गया। वो शायद ये कारण रहा होगा कि हमने तो 1 मीटर विड्थ के लिए निकाला है ना, लेकिन यहाँ पे तो पूरी L लेंथ है। ठीक है, मैं समझ गया। वो इसलिए है कि ये जो एरिया ऑफ स्टील आया है ये तब आया है जब 1 मीटर की विड्थ हो। 1 मीटर की विड्थ यानी ऐसा 1 मीटर में कितने लगेंगे ऐसे, लेकिन यहाँ तो टोटल L लेंथ है ना, तो कितना टोटल स्टील लगेगा? L × AST। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए हमने क्या किया है, L × AST, ये हो गया टोटल स्टील ना, तो इसीलिए n × π/4 × डाया के स्क्वायर को इसके बराबर किया है। तो यहाँ से आ गया क्या? नंबर ऑफ बार। अब क्योंकि ये विड्थ के पैरेलल हम दे रहे हैं, तो इन बार्स को हमको डिवाइड करना होगा साइड बैंड और सेंट्रल बैंड में। तो देखते हैं, हमारे पास सेंट्रल बैंड के लिए फॉर्मूला है। अगर हमको ये पता चल जाए सेंट्रल बैंड में कितने बार लगेंगे, तो साइड बैंड में अपने आप पता चल जाएगा। टोटल बार में से इसको माइनस करके आधा आधा दोनों साइड डिवाइड कर दो, राइट। तो साइड बैंड्स का तो आसान हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल बैंड में कितने बार डालने हैं इसका फॉर्मूला होगा। ये जो टोटल बार्स हमारे आए इसी का कुछ हिस्सा लगेगा, तो कितना हिस्सा लगेगा? 1 2। देखो 1 2 और डायमेंशन यही है फॉर्मूले में, 1 2 और डायमेंशन L/B, यानी NC नंबर ऑफ बार्स इन सेंट्रल बैंड विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बार NT × 2 डिवाइडेड बाई 1 + L/B। तो यहाँ से कितने आ गए? सेंटर में कितने बार लगेंगे। तो अब साइड में कितने लगेंगे, ये देखो सेंटर में कितने बार लगेंगे ये पता चल गया। तो साइड बैंड में कितने होंगे? टोटल बार जितने थे L लेंथ के लिए माइनस सेंट्रल बैंड में जितने बार लगने थे वो डिवाइडेड बाई 2, तो वो आधे आधा इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। तो आपने क्या कर लिया, स्मॉल जो डायमेंशन थी B के पैरेलल आपने निकाल लिया कि बार कहाँ डालेंगे बैंड में। अब आप निकाल लो स्टील क्वांटिटी लेंथ के पैरेलल कितनी लगेगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी इतने बड़े बार हैं, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं है सेंटर और एज में ऐसा डिवाइड करने की। अच्छा, अब ये बार कौन सा मोमेंट को रेजिस्ट करेंगे? फिर से अपना ही दिमाग लगाओ, दो ही तरह के तो मोमेंट हैं, या तो x एक्सिस के अबाउट यू मोमेंट या y एक्सिस के अबाउट यू मोमेंट। अब सपोज x एक्सिस के अबाउट मोमेंट होता, तो ये x एक्सिस है, ये वाला मोमेंट, तो ये तो सिंपली रोल कर देगा ना इस स्टील को, ये ऐसा डाला हुआ है। x एक्सिस के अबाउट मोमेंट यूँ आता है, तो ये मोमेंट तो सिंपली स्टील को रोल कर देगा। लेकिन y एक्सिस वाला जो मोमेंट है ये हुई y एक्सिस, इसके अबाउट ये हुआ, तो ये देखो इस मोमेंट को ये रेजिस्ट कर पाएगा। तो एक तरह से आप बार के डायरेक्शन को देख के समझ सकते हो कि वो कौन से मोमेंट को रेजिस्ट करेगा। एनीवे, तो यानी यहाँ पर आप एरिया ऑफ स्टील निकाल लोगे अगेन इस फॉर्मूले का यूज़ करके, लेकिन लॉन्ग लेंथ के पैरेलल जो बार्स दे रहे हो वो रेजिस्ट कर पाएंगे MUY को, बस इतना सा अंतर आ जाएगा। तो वो किया आपने। फिर अब क्या है, ये जो एरिया ऑफ स्टील आपने निकाला होगा ये वहाँ पे अगेन 1 मीटर के लिए निकाला होगा, लेकिन यहाँ पर आपको 1 मीटर थोड़ी लेंथ के पैरेलल दे रहे हो, यानी पूरी विड्थ के अलॉन्ग देना है ना,
तो आपने 1 मीटर के लिए निकाला है, पूरी विड्थ के अलॉन्ग पूरे विड्थ के लिए निकालना है आपको। तो 1 मीटर के लिए अगर AST है तो पूरी विड्थ के लिए कितना होगा, B इंटू AST। फिर आप टोटल नंबर ऑफ बार्स निकाल लो, N इंटू पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर विल बी इक्वल टू B इंटू AST। यहाँ से आपका नंबर ऑफ बार्स आ गया। बस इसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो फुल विड्थ के अलॉन्ग, राइट, ख़त्म। तो आपको क्या पता चल गया आपने कंक्रीट की लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ निकाल ली। लेंथ और ब्रेड्थ निकाल ली बेयरिंग कैपेसिटी वाले फॉर्मूले से, डेप्थ निकाल ली बेंडिंग मोमेंट, 1 वे शेयर और 2 वे शेयर का यूज़ करके। एरिया ऑफ स्टील थोड़ा सा ट्रिकी था, विड्थ के पैरेलल जहाँ सेंट्रल बैंड और एज बैंड बनाने थे तो वहाँ पे AST का फॉर्मूला यूज़ किया। AST का फॉर्मूला 1 मीटर विड्थ में कितना स्टील लगेगा, लेकिन विड्थ के पैरेलल दे रहे हो यानी लेंथ के अलॉन्ग, तो 1 मीटर में अगर AST है तो L में कितना होगा, L इंटू AST। वहाँ से नंबर ऑफ बार्स हो गए, उसमें तो टोटल नंबर ऑफ बार हो गया। इसमें आपने सेंट्रल बैंड में इस फॉर्मूले का यूज़ करके बार दे दिया, जो बचे हुए बार हैं उनको साइड बैंड में कर दिया। लेंथ में, लेंथ के पैरेलल जो बार डल रहे थे, यहाँ पे एडवांटेज ये सेंट्रल बैंड और एज बैंड का कंसेप्ट है नहीं, तो AST आपने अगेन इसी फॉर्मूले से निकाला, लेकिन यहाँ पे 1 मीटर यूज़ किया था तो 1 मीटर में इतना स्टील लग रहा था, लेकिन लेंथ के पैरेलल तो पूरे विड्थ में लगाने हैं ना, तो टोटल B इंटू AST हो जाएगा। इसका यूज़ करके नंबर ऑफ बार लगा दिए, नंबर ऑफ बार को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लास्ट हो जाएगा चेक फॉर बेयरिंग स्ट्रेस कॉलम और फुटिंग के जंक्शन पे। तो इसमें डिज़ाइन एक्शन लेस देन डिज़ाइन स्ट्रेंथ। डिज़ाइन एक्शन क्या हो जाएगा, बेयरिंग प्रेशर। बेयरिंग प्रेशर जो कि कॉलम और फुटिंग के जंक्शन पे आ रहा है, तो लोड डिवाइडेड बाई एरिया। अभी तक हम जो लोड डिवाइडेड बाई एरिया कर रहे थे, स्टेप 1 जहाँ पे हमने लेंथ और ब्रेड्थ निकाली थी, वहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी को बराबर किया था टोटल लोड डिवाइडेड बाई एरिया। टोटल लोड यानी कॉलम का लोड प्लस सेल्फ वेट। फिर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स, 1 वे शेयर, 2 वे शेयर, इनको कैलकुलेट करने के लिए भी तो लोड चाहिए। तो वहाँ पे हमने जो W निकाला था वो अगेन P बाई A था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ कॉलम लोड कंसिडर किया था, सेल्फ वेट नहीं। अब यहाँ पर क्या है, और वहाँ पर अभी तक हम अपने थ्रू आउट फुटिंग में यूज़ कर रहे थे एरिया में लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर कॉलम का क्रॉस सेक्शन का यूज़ कर रहे हैं बेयरिंग प्रेशर निकालने के लिए, PU बाई A इंटू B। परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस, अच्छा डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होगा इस बेयरिंग प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए, वो ये है परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस कितनी होती है डायरेक्ट कंप्रेशन में, मल्टीप्लाइड बाई √A1 बाई A2। तो डायरेक्ट कंप्रेशन में जो परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस होती है 0.45 FCK इंटू √A1 बाई A2। क्वेश्चन ये है कि ये A1 और A2 हैं क्या, ठीक है। तो कैपिटल A2 तो बहुत ही आसान है, कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है A इंटू B कर दो वो हो जाएगा। लेकिन A1 क्या है, A1 है आपका कि कॉलम से, कॉलम के फेस से आप 2D डिस्टेंस तक जाओ तो उसका जो एरिया आएगा, तो यहाँ पे 2D गए, यहाँ पे 2D गए, तो ये लेंथ क्या हो गई, A प्लस 2D प्लस 2D, A प्लस 4D, ये हो गई B प्लस 4D, तो A प्लस 4D इंटू B प्लस 4D। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि 4 टाइम्स D प्लस करने पे ऐसा ना हो कि ये लेंथ इससे ज़्यादा आ जाए फुटिंग की लेंथ से, वो तो इम्पॉसिबल है ना। तो A प्लस 4D आपका लेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और B प्लस 4D विड्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एनीवे A1 और A2 आ गया, √A1 बाई A2। अब एक चीज़ ये भी है कि ये जो ऑरेंज वाले का एरिया है और ये जो ब्लैक वाले का एरिया है, तो ऑरेंज वाले का एरिया ब्लैक वाले के एरिया के दुगना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब √A1 बाई A2 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में ये 4 आएगा तब ना इसका √2 होगा, तो एक तरह से वो 4 गुना नहीं होना चाहिए, पर ठीक है। √A1 बाई A2 की वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज़ √A1 बाई A2 की वैल्यू 2 से ज़्यादा आ गई, 2.5 आ गई, तो आप अज्यूम कर लेना √A1 बाई A2 2 है, राइट। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका फुटिंग का भी डिज़ाइन। आपने फुटिंग में कंक्रीट की क्वांटिटी निकाली, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ। फिर एरिया ऑफ स्टील निकालना शॉर्टर डायमेंशन के पैरेलल और लॉन्गर डायमेंशन के पैरेलल, और तीसरी चीज़ बेयरिंग स्ट्रेस का चेक कर लिया।